हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पटवा एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। पीयूष ग्रंथि की संरचना, उत्पत्ति और इसके कार्य और सभी जो हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पीयूष ग्रंथि से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इसको आप अच्छे से समझ लें। वो चीज़ें भी यहाँ पर कंटेंट में हैं जो आपको कहीं और नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी और पूरा आपको यहाँ पर कंटेंट कराया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं? दोस्तों, आप लोगों को बता दें, पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब जिनका सीधा स्राव रक्त में जाकर गिरता है, इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों के जो स्राव होते हैं, अन्य ग्रंथियों के जो हार्मोन्स होते हैं, उनको भी नियंत्रित करने का काम करती है। अब यह ग्रंथि कहाँ होती है? एक ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में होती है। कहाँ पर? मस्तिष्क में। और मस्तिष्क में कहाँ पर होती है? ये आपकी एक बूंद होती है। ठीक है, बूंद मतलब एक आपकी हड्डी होती है जिसको बोलते हैं स्फीनॉइड अस्थि। क्या बोलते हैं? स्फीनॉइड अस्थि। ठीक है, ये आपकी क्रेनियम में पाई जाती है। स्फीनॉइड अस्थि में आपकी पाई जाती है, क्या पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, एक खांच होती है, उस खांच को क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका, वहाँ पर पाई जाती है। और उस खांच को क्या बोलते हैं? रथके का पाउच भी उसको कहा जाता है। यह ग्रंथि ऊपर एक ऐसे डंठल होता है जिसको ब्रंथ भी कहते हैं, इससे जुड़ी होती है। और यहाँ पर एक खांच होती है ब्रंथ, उसको इनफंडिबुलम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक डिटेल हो गई पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह हमारे शरीर की दूसरी, ठीक है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है, जिसका वजन 0.6 ग्राम होता है। 0.6 ग्राम। चना या मटर के दाने के समान यह ग्रंथि होती है, ज़्यादा बड़ी ग्रंथि नहीं होती है। अब इसकी उत्पत्ति भी काफ़ी ज़रूरी है, इसको भी समझ लीजिएगा आप। जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है, इसका निर्माण दो ऊतकों से होता है। ये तो इसका अग्रभाग, जो आगे का भाग है, वो मुंह की छत की इपिथीलियम कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और पश्च भाग मस्तिष्क की इपिथीलियम से मिलकर बना होता है। तो जो अपना मुंह होता है ना, मुंह के जो ऊपरी भाग है, ठीक है, छत है, उसमें इपिथीलियम कोशिकाओं का स्तर होता है, उससे मिलकर बना होता है इसका आगे का भाग। और जो पश्च भाग होता है, वह मस्तिष्क की इपिथीलियम से मिलकर बना होता है। दोनों भाग क्या होते हैं? एक्टोडर्म होते हैं, जो आप सभी जानते हैं। अग्र लोब को एडिनोहाइपोफाइसिस और पश्च लोब को न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है। अब जो आपके यहाँ पर जो पीयूष ग्रंथि होती है, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 3 कोशिकाएं होती 3 प्रकार की, जिसमें क्रोमोफोर्स या न्यूट्रोफिल्स, इसके बाद ऑक्सीफिल्स या एसिडोफिल्स, और बेसोफिल्स या साइनोफिल्स। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इन 3 प्रकार की कोशिकाओं में जो क्रोमोफोर्स होती हैं, वो 50% कोशिकाएं होती हैं। यह कोशिकाएं किसी प्रकार का हार्मोन्स नहीं बनाती, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो जो ऑक्सीफिल्स और बेसोफिल्स में बदल जाती हैं। अब आती है दूसरी कोशिकाएं आपकी ऑक्सीफिल्स और बेसोफिल्स में बदल जाती हैं। दूसरी कोशिकाएं आती है ऑक्सीफिल्स। ऑक्सीफिल्स जो कोशिकाएं होती हैं, इनसे आपका ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ऐसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स निकलते हैं। कौन सी कोशिकाओं से? जो आपकी दूसरी कोशिकाएं होती हैं ऑक्सीफिल्स, जिनको कहते हैं। ठीक है, ये आपकी जो कोशिकाएं बचती हैं 50%, उसका 75% होती हैं। इसके बाद लास्ट में बचती हैं आपकी यहाँ पर बेसोफिल्स या साइनोफिल्स, जिनसे आपकी जो हार्मोन्स निकलते हैं वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स TSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स FSH जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स निकलते हैं। कौन सी कोशिकाओं से? जो लास्ट की आपकी बेसोफिल कोशिकाएं बचती हैं। यहाँ पर आप देख सकती हैं पीयूष ग्रंथि की संरचना। ठीक है, ये आपका डंठल है। ठीक है, ये आपका इनफंडिबुलम है, ऊपर ये क्या? हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ये आपकी पूरी क्या है? पीयूष ग्रंथि है।
ये आपका अग्रभाग है, ये वाला अग्रभाग है, ये भाग आपका जो ये दिखाई दे रहा है, ये आपका मध्य भाग है और ये आपका पश्च भाग है। ठीक है, इन तीनों से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स आपके निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो स्फीनोइड अस्थि है, ये स्फीनोइड अस्थि है यहाँ पर, और ये आपका क्या है, रथके का पाउच, लास्ट में आप देख सकते हैं, रथके का पाउच देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके हार्मोन्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अग्रलोब से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, सबसे पहले उसको पढ़ेंगे। अग्र लोब जो होता है उससे जो आपका हार्मोन्स निकलता है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकलता है, जिसको TSH के नाम से जानते हैं। यह थायराइड ग्रंथि की वृद्धि और जो अपनी गले में पाई जाती है ना थायराइड ग्रंथि, उसकी जो उससे हार्मोन्स निकलते हैं थायरोक्सिन, उसके स्रावन को नियंत्रित करने का काम करता है। दूसरा है अपना एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, इसको ACTH हार्मोन्स कहते हैं। यह हार्मोन्स एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को नियंत्रित करता है और उससे जो हार्मोन्स निकलते हैं एड्रिनल ग्रंथि से, जो आपकी आप जानते हैं किडनी के ऊपर, किडनी बक के ऊपर एक ग्रंथि होती है, ठीक है, टोपीनुमा, ठीक है, उसके ऊपर ग्रंथि होती है, वो आपकी कॉर्टेक्स उसका जो भाग होता है उससे भी हार्मोन्स निकलते हैं, जिसको बोलते हैं एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन। तो उसके नियंत्रित में काम करता है कौन सा आपका हार्मोन्स, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। इसके बाद आपका आता है वृद्धि हार्मोन्स, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। यह हार्मोन शरीर के वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करता है। इसकी कमी हो जाए तो अस्थियों की लंबाई कम हो जाती है, बौनापन आ जाता है, जबकि अगर अधिकता हो जाए तो अस्थियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं और एक बीमारी हो जाती है जिसको गायनेटिज्म के नाम से जाना जाता है। अब जो आपका हार्मोन्स है वो है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, काफ़ी महत्वपूर्ण हार्मोन्स है। इसमें 3 प्रकार के हार्मोन्स आते हैं, जिसमें आता है पहला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसको FSH बोलते हैं। यह हार्मोन्स महिलाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यह जो महिलाओं का अंडाशय होता है, जिसको हम ओवरी भी कहते हैं इंग्लिश में, उसमें पहुंचकर अंडाशय की जो पुटिकाएँ होती हैं उनको परिपक्व, उनको क्या करता है, मैच्योर करता है। ठीक है, और जो आपकी अपरिपक्व फॉलिकल होती हैं उनको परिपक्व फॉलिकल में बदलने का काम करता है। इसके साथ अंडाशय में वृद्धि विकास करने का काम भी किसका होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का होता है। इसके बाद दूसरा हार्मोन्स होता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। यह हार्मोन्स अंडाशय में परिपक्व फॉलिकल्स के अंडोत्सर्ग के लिए परिपक्व उत्तरदायी होता है। मतलब जो आपकी फॉलिकल मजबूत हो गई, परिपक्व हो गई, ठीक है, अंडाशय में, उसका निकलना, ठीक है, क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। मतलब अंडा निकलना, जो फॉलिकल है परिपक्व, उसी को अंडा कहते हैं, ओवम कहते हैं। ठीक है, ये वहाँ से निकल गई। ठीक है, अंडोत्सर्ग के बाद जो ग्रोफियन फॉलिकल्स बचता है उसमें रक्त भर जाता है और वो कार्पस ल्यूटियम कहलाता है। फिर पुरुषों में भी हार्मोन्स होता है एक ICHS नाम करके, जिसको अंतरकोशिकीय कोशिका उद्दीपन हार्मोन्स कहते हैं। और यह हार्मोन्स क्या काम करता है, वृषण में, जो पुरुषों के वृषण होते हैं, टेस्टिस होते हैं, जो बाहर होते हैं, दो लटकी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, उसमें कौन सी कोशिकाएं, अंतर कोशिकाओं और लैंगिक कोशिकाओं को उत्तेजित करता है। किस लिए उत्तेजित करता है, कि वो नर हार्मोन्स, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसको स्रावित करें। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो पुरुषों में निकलता है, कहाँ से निकलता है, वृषण से निकलता है। ठीक है, और क्या काम करता है, ये पुरुषों में जो होता है दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का भारीपन होना, उसके लिए उत्तरदायी होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। अब आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। यह जो हार्मोन्स होता है इसको प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कहते हैं और लैक्टोजेनिक हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। यह महिलाओं में काफ़ी अधिक उपयोगी होता है। जब स्तनधारी होते हैं उनमें बच्चों के जन्म के समय दुग्ध ग्रंथि में दुग्ध स्रावण में मदद करता है कौन, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। तो पूछा जाता है दुग्ध स्रावण में कौन सा हार्मोन्स मदद करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स मदद करता है। इसके बाद मध्य लोब से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, जो मध्य लोब आपका पीयूष ग्रंथि के बीच वाला भाग है, उससे निकलता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, जिसको MSH के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि के मध्य लोब से मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकलता है, जो कि मेलेनोसाइट से मेलेनिन पिगमेंट स्रावित करने में मदद करता है। कोशिकाएं होती है मेलेनोसाइट, इनसे कौन सा पिगमेंट स्रावित करने में मदद होता है, मेलेनिन पिगमेंट। ठीक है, और ये जो मेलेनिन है यही हमारी त्वचा पर जो कालापन होता है, तिल होते हैं, उसके लिए उत्तरदायी होता है। जिनमें मेलेनिन ज़्यादा होता है वो ज़्यादा काले होते हैं, जिनमें मेलेनिन कम होता है उनके शरीर पर तिल होते हैं,
काले काले से तिल, वो मेलानिन पिगमेंट के ही होते हैं। ठीक है, उभयचर में यह हार्मोन्स त्वचा में पिगमेंट कोशिकाओं के वितरण को प्रभावित करता है। अब आता है पश्च लोब से स्रावित होने वाला हार्मोन्स, जिसमें आपके दो हार्मोन्स हैं। ठीक है, वैसे पश्च लोब से कोई भी हार्मोन स्रावित नहीं होता है, जो पीयूष ग्रंथि का पश्च लोब है। जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस किसके पीयूष ग्रंथि के ऊपर होता है, वहाँ से हार्मोन्स निकलता है और पश्च लोब में आपके डाल दिए जाते हैं। दो हार्मोन्स होते हैं, वेसोप्रेटिन एंड जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। ठीक है, पूछा जाता है। यह पानी का नियंत्रण करता है। जो वक्त में जब मूत्र का निर्माण होता है तो वहाँ का पानी का अवशोषण यही करता है, वरना मूत्र में ज़्यादा पानी निकल जाएगा, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। इसके बाद दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यह वह हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से निकलकर पीयूष ग्रंथि के द्वारा पश्च लोब में आता है। यह स्तनों में दुग्ध निकालने की क्रिया को बढ़ाता है। अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन अच्छा निकल रहा है, अच्छा स्रावित हो रहा है, तो स्तनों में दुग्ध ज़्यादा निकलता है। जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की कमी पाई जाती है तो दुग्ध भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने यहाँ पर पूरा पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स, पीयूष ग्रंथि क्या है, उसकी संरचना वगैरह सारी चीज़ें पढ़ी। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में कमेंट करके बताएं, और भी वीडियो आपको लाए जाएंगे इसी प्रकार से। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। पूरा हार्मोन्स कंप्लीट किया जाएगा।